नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत के कुछ छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे माध्य मुक्त पथ। उसके पश्चात हम बात करेंगे स्वतंत्रता की कोटि, आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा। साथ में हम बात करेंगे मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन नियम के बारे में। और अंत में हम चर्चा करेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस वीडियो के अंत में हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें हम छोटे छोटे बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य मुक्त पथ, मेन फ्री पाथ। देखिए, मुक्त पथ क्या होता है। जैसे ये हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। इस कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल मौजूद हैं और ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो सभी संभव दिशाओं में चारों ओर गति करते रहते हैं। हम गैसों के अणुगति सिद्धांत से जानते भी हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इनकी गति अनियमित गति, जिगजैग मोशन, ब्राउनी गति कहलाती है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इधर से यहां चला, इधर से जा रहा है, फिर वो इससे टक्कर कर लेता है, फिर वो यहां से टक्कर कर ले, इधर से चलेगा, इससे टक्कर कर लेता है, फिर इधर से चलता चलता वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इसकी इस पार्टिकल के साथ में टक्कर, फिर उसका पथ इस डायरेक्शन में हो जाता है, फिर ये लगातार इस तरीके से विभिन्न कणों से टक्कर करता हुआ टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, जिगजैग मोशन करता है। क्लियर। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे मुक्त पथ क्या होता है। तो लगातार दो टक्कर के अंदर, जैसे यहां से एक टक्कर हुई, ये वाली एक टक्कर हो गई, फिर दूसरी टक्कर, तो लगातार दो टक्कर हो गई। तो गैस के द्वारा जो पथ तय किया गया है, तो यहां से लेकर यहां तक का पथ तय किया गया। तो लगातार दो टक्कर के बीच में जो तय किया गया जो पथ है, उसकी लंबाई ही हम मुक्त पथ कहलाती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारे पास में मुक्त पथ की डेफिनेशन है। देखिए कि लगातार दो संगठनों के मध्य, संगठनों का मतलब है टक्कर, लगातार दो टक्कर के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो लगातार जब दो टक्कर होती है, चाहे आप ये टक्कर लगातार दो टक्कर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई सी भी लगातार दो टक्कर ले लीजिए, तो उनके मध्य जो कण द्वारा तय की गई दूरी है उसको ही हम कहते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ। अब देखिए, इसको हम लैम्डा से पुट करेंगे। किससे पुट करने वाले हैं, लैम्डा से। ये किसके इक्वल होता है कि लगातार दो संगठनों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी और कुल संगठनों की संख्या। तो यहां पर जैसे ये तो हमने निकाल लिया है माध्य मुक्त पथ, तो कुल संगठनों की संख्या मतलब कुल तय की गई दूरी हो जाएगी। देखो, यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि दो लगातार संगठनों के मध्य अणु सरल रेखा में नियत चाल से गति करता है। कि कोई सी भी दो लगातार टक्कर ले लीजिए और उसमें कण का जो पथ है वो रेखीय होगा, सरल रेखा के रूप में होगा, और उसमें उसकी चाल भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। जब तक, जैसे मान लीजिए कि ये वाली टक्कर हुई, फिर यहां तक जो टक्कर है इसका पथ रेखीय है। पथ कैसा है, रेखीय। साथ में इसकी वेलोसिटी यहां पर नियत रहेगी, यहां से लेकर और यहां तक जो वेलोसिटी है वो नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखो, यदि मान लीजिए कि हम बात करते हैं माध्य मुक्त पथ, तो माध्य का मतलब है इन मुक्त पथों का औसत। मुक्त पथों का औसत ही क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। तो यदि गैस के अणु द्वारा n संगठनों में, मतलब n टक्कर हो गई है, उसमें तय की गई जो दूरियां हैं वो λ1, λ2, λ3 डॉट 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 λn है, तब अणु का माध्य मुक्त पथ। तो तय की गई कुल दूरियों का जोड़ कर दीजिए, कुल टक्करों की संख्या का भाग लगा दीजिए, तो आपके पास में लैम्बडा
आ जाएगा। फिर देखिए माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से पुट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, पाई एन डी स्क्वायर। ये जो एन है वो है प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल एन से लिखी जाती है। फिर स्मॉल डी अणु का व्यास है, स्मॉल डी क्या है, अणु का व्यास। क्लियर। और ये तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्योंकि इसका प्रूफ हमने यहां पर नहीं बताया, डायरेक्ट यहां पर बताया है, पाई एन डी स्क्वायर, और √2 भी इसके बट्टे में है। एन यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, डी अणु का व्यास है। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर म्यू आर टी, ये हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से। हम आर के स्थान पर एन ए इंटू के लिख सकते हैं, एन ए, ये जो एन ए है वो है अवोगाद्रो संख्या, के यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक है। अब एन अपॉन में वी, एन अपॉन में वी, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। एन अपॉन में वी कहां से है, तो देखो यहां से पी वी बराबर इस म्यू के स्थान पर एन अपॉन में एन ए, आर के स्थान पर हमने लिख दिया एन ए के टी, ये हो ही गया। एन ए से एन ए तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, एन अपॉन में वी, तो एन अपॉन में वी, तो ये आ जाएगा पी अपॉन में के टी, पी अपॉन में के टी आ जाएगा। तो एन अपॉन में वी ये स्मॉल एन होता है, जो कि पी अपॉन में के टी के इक्वल होगा। तो एन अपॉन में वी जो कि स्मॉल एन के बराबर है, पी अपॉन में के टी, तो एन के स्थान पर पी अपॉन में के टी रखेंगे तो टी यहां पर ऊपर चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। क्लियर। कि यहां पर क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है, कि यहां पर बोल्ट्जमान नियतांक है। क्लियर कर लीजिए। और जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है के, ये बराबर होता है आर अपॉन में एन ए, आर अपॉन में एन ए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, यहां से इस फॉर्मूले से ही हम देखेंगे, इसी सूत्र से देखिए, ये जो सूत्र है वो काफी महत्वपूर्ण सूत्र हो गया है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो माध्य मुक्त पथ है वो किस पर डिपेंड करता है। तो माध्य मुक्त पथ है वो एक तो दाब के ऊपर निर्भर करता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब होगा, जब ताप और ताप नियत रहे, ताप क्या रहे, कांस्टेंट। इसी के साथ में जब दाब नियत रहेगा तो लैम्डा है वो ताप के समानुपाती होगा। यहां से देखिए कि एक तरफ हमने लिया है लैम्डा, दूसरी तरफ हमने पी, तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से लैम्डा और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरीके की एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले को, माध्य मुक्त पथ के फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में पुट कर देते हैं। दूसरी फॉर्म में पुट करने के लिए आप देखेंगे, समझेंगे, ये हमारे पास में माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला है, सूत्र है। हमने यहां पर क्या किया है, हमने एक तो m से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, m ऊपर गुणा किया, नीचे भी गुणा कर दिया। स्मॉल n बराबर है कैपिटल N बट्टे में v, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो ये हमने यहां पर पुट कर दी। तो अब देखेंगे आप कि ये तो हो गया एक अणु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल n, टोटल जो अणु है वो है कैपिटल N, और बट्टे में है आयतन। तो ये तो हो गया कुल द्रव्यमान, कुल m इंटू n, तो क्या हो गया, अणुओं का कुल द्रव्यमान बट्टे में आयतन। और द्रव्यमान बट्टे में जो आयतन है वो होता है घनत्व। वो क्या होता है, घनत्व होता है, जिसको हम यहाँ पर रो से पुट कर रहे हैं।
तो इस राशि के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, रो पुट कर दिया। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस राशि के स्थान पर रो पुट कर देंगे तो हमारे पास में इसका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारे को प्राप्त हो चुका है, ये वाला। क्लियर। अब यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जब रो नियत रहे, जब रो क्या रहे, नियत, तब लैम्बडा और एम है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब क्या रहे, रो नियत रहे, तो लैम्बडा और एम दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे। इसी प्रकार से एम यदि नियत रहता है तो लैम्बडा और रो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। क्लियर। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हमने यहीं से इसी सूत्र से ही पुट किया। अब यहां पर आप समझें कि लैम्बडा और रो के बीच में ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से लैम्बडा और एम के बीच में ग्राफ खींचें, जब रो को कांस्टेंट रखते हुए दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हम यहां पर लेकर चलेंगे। अगला जो हमारा बिंदु है वो है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस के पार्टिकल के लिए होगा, और गैस का पार्टिकल जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, जितनी संभव दिशाओं में गति कर सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। तो यहां पर इसको क्लियर करें, डेफिनेशन देख लीजिए कि यदि कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी संभव दिशाओं में गमन कर सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। तो जितनी स्वतंत्र दिशाओं में कोई कण गति कर सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि निकाय की उन स्वतंत्र विधाओं की संख्या, विधाओं का मतलब है तरीके, जितने तरीके से स्वतंत्र तरीके से जिसमें निकाय में ऊर्जा निहित होती है, जितने स्वतंत्र तरीके से निकाय के अंदर ऊर्जा संग्रहित रहती है, निहित रहती है, मौजूद रहती है, उसी को हम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। क्लियर। अब देखिए, जो स्वतंत्रता की कोटियां हैं वो तीन तरीके की गतियों की वजह से क्रिएट होती है। तो स्थानांतरित गति, एक घूर्णन गति, और तीसरी है कंपन गति के रूप में मौजूद होती है। अब देखिए, स्थानांतरीय स्वतंत्रता की कोटि स्थानांतरित गति के कारण से स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन गति के कारण से स्वतंत्रता की कोटि, और कंपन गति के कारण से स्वतंत्रता की कोटि। क्लियर। अब मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास में इन स्वतंत्रता की कोटियां की स्थानांतरीय गति के कारण से स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। क्योंकि इसमें कोई भी कण है वो 3 संभव दिशाओं में गति कर सकता है। इस तरीके से देखें, ये हमारे पास में अलग अलग स्वतंत्रता की कोटियां हैं। ये एक्स एक्सिस दिशा है, ये वाई एक्सिस दिशा है, और ये जेड है। क्लियर। तो इन तीनों दिशाओं में गति कर सकता है, तो यहां पर स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि घूर्णी गति के कारण से स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या, तो घूर्णी गति के कारण से स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 2 भी या 3 भी। अब 2 तो किसके लिए होगी और 3 किसके लिए होगी, इसको क्लियर कर ले कि जब जो पार्टिकल है वो एक तो होना चाहिए, जब द्विपरमाणुक पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? द्विपरमाणुक। तो उसके लिए स्वतंत्रता की कोटियां घूर्णन गति के कारण से 2 ही होगी। और यदि त्रिपरमाणुक है तो उसमें 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यदि वो जो पार्टिकल है वो रेखीय है तब तो 2 ही होगी, और यदि वो अरेखीय है तो उसमें स्वतंत्रता की कोटियां 3 होगी। और कंपन गति के कारण से जो स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या है वो मोस्टली 2 ही होती है। मोस्टली कितनी होती है? 2।
इसको आप क्लियर करें, समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम एक एक करके इनको देख भी लेते हैं। देखिए, किसी भी अणु के अंदर स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका एक सामान्य सूत्र है, F बराबर 3a माइनस बी। 3a माइनस बी, यहां पर a यहां पर स्वतंत्र कणों की संख्या, b यहां पर बंधनों की संख्या, मतलब कितने बंध हैं। यहां पर हम एक दो एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में है एक परमाणु जैसे हीलियम, नियोन या आर्गन। तो इसमें एक ही परमाणु है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F बराबर 3 गुणा 1, फिर माइनस में B। यहाँ पर बंधों की संख्या जो कि 0 है, तो F का मान कितना आ गया? 3। तो एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी रहेगी? 3 रहेगी। अब मैं यहाँ पर कुछ द्विपरमाणु गैसें ले लेता हूँ। द्विपरमाणु गैसों के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे H2, O2 और हमने ले लिया N2। तो ये सब द्विपरमाणु गैसें हैं, और इन गैसों के लिए देखिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी? 3 इंटू A। यहाँ पर एटम कितने हैं? 2। बंध कितने बन रहे हैं? 1। तो 6 माइनस 1, यहाँ पर स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी? तो द्विपरमाणु गैसों के लिए स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 5 होगी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिपरमाणु के गैसों की। तो त्रिपरमाणु गैसें में भी त्रिपरमाणु जो अणु है उनके अंदर भी हम दो तरीके के लेंगे, रेखीय और अरेखीय। रेखीय तथा अरेखीय। तो मैं पहले बात कर लेता हूं CO2। ये रेखीय है, रेखीय भी है, त्रिपरमाणु गैस है। रेखीय त्रिपरमाणु, 3 परमाणु होंगे लेकिन रेखा में होगा, CO2 BeCl2। अब यहां पर आप देखें कि F स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी? A यहां पर तो है 3 और B यहां पर, इसमें बंध कितने बन रहे हैं? C। ऐसे ही हमारे पास में दो बंध, एक द्विबंध यहां है, एक भी द्विबंध यहां है, तो दो बंध बन रहे हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे। तो यहां पर 9 माइनस 2, तो स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या हमें कितनी मिलने वाली है? 7 मिलने वाली है। तो रेखीय जो त्रिपरमाणु गैस होगी उसमें स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अब मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि त्रिपरमाणु गैस ही लेंगे लेकिन अरेखीय लेंगे। अब हम कैसे लेंगे? अरेखीय। अरेखीय त्रिपरमाणु गैस के अंदर, जैसे कोई एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं त्रिपरमाणु अरेखीय गैस की, जैसे O3। O3 है, जल का अणु भी त्रिपरमाणु अरेखीय होता है। O3 के अंदर क्या होता है? O3 में इस तरीके से बंध होंगे ऐसे। तो यहां पर F बराबर 3 इंटू 3 माइनस बंधों की संख्या यहां पर हो गई है 3। बंधों की संख्या यहां पर कितनी हो गई है? 3। तो 9 माइनस 3, यहां पर स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। चलिए अब एक एक करके हम एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु के जो गैसें हैं उनमें स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, एक परमाणु गैस मोनो एटॉमिक गैस में स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या, तो एक परमाणु गैस का अणु त्रिविमीय आकाश में किसी भी स्वतंत्र दिशा में स्थानांतरित गति के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और हीलियम, नियोन, आर्गन इसके उदाहरण है। तो ये केवल और केवल स्थानांतरित गति की वजह से क्रिएट होती है कि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस दिशा में गति कर सकता है, वाई दिशा में गति कर सकता है, जेड दिशा में भी गति कर सकता है। जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस होती है, वो भी सभी संभव दिशाओं में गति कर सकती है, इसलिए मतलब स्थानांतरित गति ही उसमें हो पाती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर द्विपरमाणु गैस, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस, तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, द्विपरमाणु गैस के अणु में 2 परमाणु होंगे और इन परमाणुओं को
मिलाने वाली रेखा के समांतर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण अन्य दो अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों की तुलना में नगण्य होती है। चलिए इस चीज को आप समझें कि द्विपरमाणु गैस में स्थानांतरित गति तो होगी, तो स्थानांतरित गति के कारण से तीन स्वतंत्रता की कोटियां होती है। इसके साथ में इनमें घूर्णन हो सकता है, जैसे हमारे पास में जो गैस का पार्टिकल है वो इस तरीके से मौजूद है। अब यह अक्ष एक्सिस के ऊपर, अब अक्ष एक्सिस के ऊपर ये जब घूर्णन गति करता है, इधर ऐसे घूमता है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण है वो 0 रहता है। इसकी अक्ष एक्सिस दिशा के अंदर स्वयं की अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण क्रिएट ही नहीं होता। लेकिन यदि ये घूर्णन गति करें वाई एक्सिस के अनुदिश, ये घूर्णन गति करें जेड एक्सिस के अनुदिश, तो इनका जड़त्व आघूर्ण होता है। और जड़त्व आघूर्ण होता है तो घूर्णन गति के कारण से एक तो वाई एक्सिस के अनुदिश और एक जेड एक्सिस के अनुदिश दो स्वतंत्रता की कोटियां हो जाती है। तो घूर्णन गति के कारण से ये जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति के कारण से भी दो स्वतंत्रता की कोटियां होती है। स्थानांतरित गति के कारण से 3, घूर्णन गति के कारण से 2। तो यहां पर जो द्विपरमाणुक गैस होती है उसमें 5 स्वतंत्रता की कोटियां होती है, 3 स्थानांतरित गति के कारण से और 2 घूर्णन गति के कारण से। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लेते हैं त्रिपरमाणुक गैस अरेखीय। गैस कैसी होनी चाहिए? अरेखीय। तो देखिए त्रिपरमाणु गैस के अणु में 3 परमाणु होते हैं और ये तीनों अणुओं के अनुदिश तीनों अक्षों के अनुदिश स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों प्रकार की कर सकती है। इसलिए इसमें स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो अरेखीय त्रिपरमाणुक गैस के अंदर स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 6 और त्रिपरमाणुक रेखीय गैस के अंदर स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 7 होती, क्योंकि यहां पर कंपन गति, देखो यहां इन चीजों को क्लियर करें। ये जो 7 है वो 3 + 2 + 2 के रूप में होती है। 3 स्थानांतरित गति के कारण से, 2 घूर्णन गति के कारण से और 2 कंपन गति के कारण से ऐसा होता है। क्लियर? और यहां पर यह 3 + 3, 3 + 3 क्लियर हो जाना चाहिए। विद्यार्थी मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या है वो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कमरे के ताप पर हमने ये बताई है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर कंपन गति भी क्रिएट हो सकती है और उसकी वजह से स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या क्रिएट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो द्विपरमाणु में अभी हमने 3 + 2 पढ़ा, 3 + 2, लेकिन ये 3 + 2 और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो 2 कंपन गति की वजह से भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए द्विपरमाणु के अणु के अंदर स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 7 हो जाएगी। वैसे आपको जो मैंने अभी पहले बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय सामान्य ताप के ऊपर, कमरे के ताप के ऊपर वही आपको यूज में लेनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहां पर ऊर्जा समविभाजन नियम की, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था और मैक्सवेल ये कहता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश से ऊर्जा समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश ऊर्जा 1/2 kT होती है। चलिए देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार एक अणु की कुल ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है, कि अलग अलग स्वतंत्रता कोटि के अनुदिश से ऊर्जाएं समान रूप से वितरित होगी और प्रत्येक प्रति अणु प्रति स्वतंत्रता की कोटि के संगत जो ऊर्जा है वो 1/2 kT होती है। देखो यहाँ जो K है वो वोल्ट्समान नियतांक है और जो T है वो परम ताप है। इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है इस नियम में, एक बार फिर से सुनना, कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश प्रत्येक अणु की जो ऊर्जा है वो 1/2 kT होगी। कि यदि उसकी स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या F है
तो एफ के टी उसकी ऊर्जा हो जाएगी, एक एफ के टी अपॉन 2 ऊर्जा हो जाएगी। देखो यहां ध्यान देना, यदि कोई अणु है और उसकी स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या एफ है तो उसकी कुल ऊर्जा देखो 1/2 एफ के टी हो जाएगी, 1/2 एफ के टी। एफ यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो 1/2 एफ के टी प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश प्रत्येक अणु की एनर्जी रहेगी। अब यहाँ पर अणुओं की संख्या आप यदि 1 मोल के बराबर ले लेते हैं तो इसको 1 मोल से गुणा कर देंगे। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 मोल में अणुओं की संख्या Na होती है तो Na से इसको गुणा कर दिया। अब के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन में Na, R अपॉन में Na। तो यहां से Na कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मोल की जो एनर्जी होती है वो ये होती है 1/2 एफ आर टी। और यदि मोलों की संख्या म्यू हो तो इसको म्यू से गुणा कर दीजिए, तो 1/2 म्यू एफ आर टी। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कि आदर्श गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या क्या होती है, 3। ये अभी मैंने आपको क्लियर किया। तो उसमें केवल और केवल स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होगी और उसकी कुल ऊर्जा होती है 3/2 के टी। तो यदि बात की जाए कि आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो 3/2 के टी होगी। आगे बढ़ते हैं, गैस की आंतरिक ऊर्जा, कोई गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती ये हम देख लेते हैं। तो देखिए किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। तो देखो गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणु है वो आपस में क्रिया नहीं करते और अणु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है, आपस में क्रिया नहीं करते। इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं कर रहा, और जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता तो उनके मध्य संचित जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी। अब देखिए कि और अणुओं की आंतरिक ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के कारण होती है। अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है, गतिज ऊर्जा के कारण से क्रिएट होती है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। जैसे मैं बात करूं यहां पर म्यू मोल गैस की टी ताप पर आंतरिक ऊर्जा, तो देखिए जो भी उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कितनी होगी म्यू मोल के लिए, वो हमने देखो यहां पर देखा, ये रहा 1/2 म्यू एफ आर टी। तो ये आ गया हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी यू बराबर 1/2 म्यू एफ आर डी टी। तो ये क्या है आगे काम में आएगा, जब हम मेयर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तब हमें आगे यूज में लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम अध्ययन करेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। तो देखिए गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम स्मॉल cv से पुट करेंगे, ये छोटा c और इसके सबस्क्रिप्ट में v लगा हुआ है। क्लियर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है, सूत्र आप ध्यान रखें, ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, Cv बराबर 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि डेल्टा m को हम 1 कर दें, डेल्टा t को हम 1 कर दें, तो ये जो Cv है वो डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का नियत आयतन पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को हम नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए नियत आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि m का जो मान है वो कितना है, 1 किलोग्राम ले लें, डेल्टा t टेम्परेचर में वृद्धि है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तब
दी गई जो ऊष्मा है वो ही Cv के इक्वल होगी। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और स्मॉल Cv से इसको पुट करेंगे। फिर देखिए, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, सिमिलर टाइप से डेफिनेशन होने वाली है कि नियत दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान के ताप में यदि एकांक वृद्धि कर दें तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। देखिए यहां पर इसको हम Cp से पुट करेंगे, सिमिलर टाइप की डेफिनेशन, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। तो देखिए ये भी दो प्रकार की है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, कैपिटल Cv से लिखेंगे इसको। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो क्या है, 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर द्रव्यमान के स्थान पर म्यू आ जाता है, मोलों की संख्या आ जाती है, ये क्लियर कर लें आप, और कोई फर्क नहीं है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नियत आयतन पर किसी गैस के एकांक मोल के ताप में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुछ फॉर्मूले क्लियर करें, इसको हम कैपिटल Cv से लिख रहे हैं, और यहां पर हम क्या करें, कैपिटल M जो कि गैस का अणुभार है उससे हमने गुणा कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, Cv की वैल्यू पुट कर दी, तो Cv बराबर होता है स्मॉल बट मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इनटू में क्या, बट्टे में क्या है M, और अणुभार में अब देखो कुल द्रव्यमान में आप यदि अणुभार का भाग लगा दे तो हमारे पास में आ जाती मोलों की संख्या, क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर हमें मोलों की संख्या, इसकी जगह हमने म्यू पुट कर दिया। इसी प्रकार से ही, सिमिलर टाइप से ही नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp, कैपिटल Cp को हम परिभाषित करते हैं कि नियत दाब पर किसी गैस के एकांक मोल के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो कैपिटल Cp बराबर कैपिटल mCp, और कैपिटल Cp का मान यहां पर हम पुट कर देंगे, और कैपिटल ये जो स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M है इसकी जगह हम म्यू लिख सकते हैं। देन हमारे पास में इस टाइप के फॉर्मूले प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखने हैं, दिमाग में फिट करके रखने हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे मेयर का सूत्र, मेयर रिलेशन, मेयर फॉर्मूला। काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और थर्मोडायनेमिक्स में और गैसों के अणुगति सिद्धांत में इसका काफी यूज होता है। देखिए क्या है कि स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv से अधिक होती है, और इन दोनों के बीच में हम रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। उस रिलेशन को ही हम मेयर का सूत्र कहते हैं। देखिए मेयर रिलेशन के लिए हमने क्या किया है, ध्यान देंगे आप सभी कि स्थिर आयतन पर गैस को दी गई ऊष्मा केवल गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। इसे आप समझें, हमारे पास में उष्मागति का प्रथम समीकरण डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा W। तो यहां पर जो डेल्टा W है वो होता है P डेल्टा V, P डेल्टा V। और जब आयतन स्थिर हो, आयतन स्थिर हो तो डेल्टा V0 तो डेल्टा W0, और डेल्टा W0 तो डेल्टा Q है वो डेल्टा U के इक्वल रह जाएगा। स्थिर आयतन पर डेल्टा Q है वो डेल्टा U के बराबर होगा। और हम क्या जानते हैं, देखो अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, कैपिटल Cv बराबर 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T स्थिर आयतन पर। तो इसको मैं क्या लिख दूं, डेल्टा Q बराबर म्यू Cv डेल्टा T, इसको हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पर पुट कर दिया।
इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमने यहां पर पुट कर दिया, समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गई है। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है कि स्थिर दाब पर गैस को दी गई उष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के साथ में बाह्य कार्य में भी खर्च होती है, कि वो तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी ही करेगी, साथ में बाह्य कार्य में भी खर्च होती है। तो यहां पर आप देखें कि डेल्टा क्यू है स्थिर दाब पर, वो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों के योग के बराबर। लेकिन डेल्टा क्यू स्थिर दाब के ऊपर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी बराबर 1/म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये अभी अभी हमने पढ़ा। तो यहां से डेल्टा क्यू स्थिर दाब पर वो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू सीपी डेल्टा टी, जो कि हमने यहां पर पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप देखें कि स्थिर दाब पर किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 से तो डेल्टा यू, इसी इक्वेशन के अंदर यहां पर हम डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा यू तो ये रहा, डेल्टा यू ये रहा, जो कि क्या है, म्यू सीवी डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू है पी डेल्टा वी, और म्यू सीपी डेल्टा टी पढ़ाई है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि इसको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊं, इसको हम क्या करें, बराबर की दूसरी तरफ ले गए। तो बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में म्यू सीवी डेल्टा टी। अब यहां से इन दोनों में से एक तो म्यू कॉमन आ गया, एक डेल्टा टी कॉमन आ गया, यहां से सीपी रह गया, यहां से सीवी रह गया। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखो आदर्श गैस समीकरण से हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर म्यू आर टी। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करें तो पी डेल्टा वी बराबर आ जाएगा म्यू आर डेल्टा टी। तो यहां पर हमने पुट कर दिया म्यू आर डेल्टा टी। तो म्यू से म्यू कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, हमें मिल चुका है सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, जो कि मेयर सूत्र है, मेयर रिलेशन है। अब कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र फॉर्मूले हम यहां पर देखने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय, सोल्व करते समय बार बार यूज में आएंगे, इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझना होगा। क्या है देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो देखिए कि स्वतंत्रता की कोटि के पदों में विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को हम स्वतंत्रता की कोटि के पदों में पुट करेंगे। तो देखिए हम ये रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा है, मेरे रिलेशन में मैंने आपको ये बताया कि डेल्टा क्यू स्थिर आयतन पर केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जो कि म्यू सीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। और ये रिलेशन भी हमने अभी देखा था कि मैंने आपको ये भी कहा कि आगे काम में आएगा। तो यू बराबर हाफ, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा में आदर्श गैस के लिए, ये किसके लिए है, आदर्श गैस के लिए, तो क्योंकि वो केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डेल्टा यू बराबर हमारे को मिल चुका है हाफ म्यू एफ आर डेल्टा टी। और यदि मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करें, तो देखिए इन दोनों को बराबर रख दीजिए। आप कंपेयर करने का मतलब क्या है, बराबर रख दीजिए। तो म्यू सीवी डेल्टा टी बराबर 1/2 म्यू एफ आर डेल्टा टी। तो देखो म्यू से म्यू कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल। तो हमारे पास में क्या रह गया, सीवी बराबर 1/2 एफ आर रह गया। तो यही है हमारे पास में रिलेशन। तो ये आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है, ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, बार बार यूज में आएगा। सीवी बराबर 1/2 एफ आर। मेरे रिलेशन से हम क्या जानते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर जानते हैं। तो यहां से सीपी बराबर हम क्या पुट कर देंगे, सीवी प्लस आर। सीवी का मान अभी अभी हमने क्या देखा, 1/2 एफ आर। तो यह आ जाएगा सीपी का फॉर्मूला हमारे पास में F/2 प्लस 1 आर। क्लियर। तो ये हमारे पास में आ गया सीपी। एक होती है रुदोष्म निष्पत्ति, रुदोष्म निष्पत्ति को हम गामा से पुट करते हैं, और ये स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता
और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता दोनों की योग अनुपात के बराबर होती है। Cp का मान है F/2 प्लस 1 इंटू आर, और Cv का मान है 1/2 Fr। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और यहां से F/2 का भाग लगाएंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस में ये हमें प्राप्त हो गया। तो गामा का ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार ये यूज में आता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या जानते हैं कि एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है 3। तो Cv का जो फॉर्मूला है, Cv का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने आपको क्लियर किया कि क्या होता है, 1/2 Fr, 1/2 Fr। Cp का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, F/2 प्लस 1 R। और गामा का जो फॉर्मूला है Cp/Cv, Cp/Cv। तो यहां से देखें कि एक परमाणु गैस के लिए क्या हो जाएगा, स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3, तो Cv का मान हो जाएगा 3/2 R। Cp का मान क्या हो जाएगा, इसमें एक R और जोड़ दीजिए, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 R। और Cp/Cv जो गामा है, तो 5/2 R में हम 3/2 R का भाग लगाएंगे तो 5/3, जिसे हम 1.67 पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखें कि द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 होती है, तो Cv का मान है द्विपरमाणु गैस के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें F का मान पुट कर दीजिए, इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्या पुट करना है, F का मान पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, Cv बराबर 5/2 R आ जाएगा। इसी प्रकार से Cp, इसमें Cv के अंदर एक और जोड़ देंगे तो 7/2 R आ जाएगा। और गामा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, गामा बराबर है Cp/Cv, और Cp का मान है 7, Cv का मान है 5, तो 7 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 1.4 आ जाएगा। इसी प्रकार से त्रिपरमाणु के गैस के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 7, और Cv बराबर आ जाएगा 7/2 R, और Cp बराबर 9/2 R। तो यहां से गामा बराबर Cp/Cv, जो कि 9/7 1.28 के इक्वल होगा। यदि मैं बात करूं यहां पर त्रिपरमाणु के अरेखीय गैस के लिए, तो उनके लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 6 होगी। तो Cv का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 6/2 R, इसे हम 3 R लिख सकते हैं। इसी प्रकार से Cp का मान 4 R, और गामा का मान क्या आ जाएगा, Cp/Cv 4/3, जो कि 1.33 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास में कोई गैसीय मिश्रण है, और उस गैसीय मिश्रण के लिए Cp, Cv और अणु भार कितना हो जाएगा, गामा उसके लिए कितना हो जाएगा। तो हम यहां पर एक पात्र ले रहे हैं जिसका आयतन है V, और उसमें दो अक्रियाशील गैसें, दो अक्रियाशील आपस में क्रिया नहीं करती है, उनके μ1 और μ2 मोल को मिश्रित कर दिया, और इन गैसों के जो अणु भार हैं वो कैपिटल M1 और M2 हैं। यहां पर आप ध्यान दें, मिश्रण का जो अणु भार है वो आपको क्या करना है, देखो ध्यान देना कि यहां पर अणु भार, तो म्यू अणु भार कैसे निकलेगा, कुल द्रव्यमान बटे में कुल मोलों की संख्या। तो कुल द्रव्यमान के लिए μ1 इंटू M1 प्लस μ2 M2, और मोलों की संख्या μ1 प्लस μ2। तो इसे आप ध्यान में रखें, और इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ है उसका अणु भार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में फिट रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नियत आयतन पर मिश्रण की विशिष्ट उष्मा। तो देखिए, सिमिलर टाइप से फॉर्मूले हमें प्राप्त हो रहे हैं कि Cv मिक्सर का जो फॉर्मूला है वो हमारे को कितना मिल रहा है, वो देख लीजिए कि μ1 Cv1 बराबर प्लस, देखो ये तो पहले गैस के लिए, ये दूसरी गैस के लिए, और
कुल मोलों की संख्या का भाग लगा देते हैं। कुल मोलों की संख्या का भाग लगा देंगे तो हमें यहाँ पर CV मिक्सर प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए, नियत दाब पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर, तो CP मिक्सर जो कि म्यू CP1 सिमिलर टाइप से चलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम टाइप से चलेंगे। देन यहां से आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रखना है, फिट करके रख लेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि CP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP की जगह हम पुट कर सकते हैं गामा R अपॉन गामा -1। इसी प्रकार से CV की जगह R बट्टे में गामा -1 पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे रूप में रूपांतरित इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस वाले फॉर्मूले को भी आप दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर CP1 का मान रखा हमने, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर CP2 का मान रखा, क्लियर। तो ये हमारे पास में CP मिक्सर CV मिक्सर के फॉर्मूले आ जाते हैं। तो देखो गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर हमारे पास में है CP अपॉन CV जानते हैं, और मिक्सर के लिए गामा मिक्सर, तो गामा मिक्सर के लिए यहां पर भी मिक्सर आ जाएगा, यहां पर भी मिक्सर आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, अभी हमने फॉर्मूले बताए उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो कट जाएगा, केवल इतना बचेगा। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए कि किसी गैस के लिए गामा का मान है 7/5 और R का मान है 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन के लिए स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर CV पूछा है, क्या पूछा है, CV। गामा दे रखा, R दे रखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको CV का फॉर्मूला बताया है, R बट्टे में गामा -1। तो R, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। R की वैल्यू पुट कर दी हमने 2, और जब R का जो मान है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कैलोरी में दे रखा है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए एक जो कैलोरी है उसमें 4.2 जूल होता है, तो ये हमारे को मिल जाएगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन में, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 7/5 - 2, तो 7/5 - 2, तो ये तो रह गया हमारे पास में 2/5, तो 5 ऊपर चला गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, यहां पर थोड़ा सही नहीं रहा, 21 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखें कि एक परमाणु गैस के 2 मोल को द्विपरमाणुई गैस के 1 मोल के साथ में मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण के लिए गामा का मान कितना होगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास में जो गामा का फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला जो सूत्र है वो किसका सूत्र है, गामा का फॉर्मूला, गामा बराबर 1 + 2/f। ये हमने आपको बताया अभी। एफ निकाल लें किसी तरीके से, क्या निकाल लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें, तो हमारे पास में गामा आसानी से आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में F बराबर N1 F1 + N2 F2। देखो यहां इस क्वेश्चन के अंदर पहली जो गैस है वो एक परमाणुक गैस है, तो उसके लिए F1 की जो वैल्यू है वो तो है 3। दूसरी जो गैस है वो है द्विपरमाणुक, उसके लिए F2 का मान है 5। पहली गैस में मोलों की संख्या N1 का मान 2, दूसरी गैस में मोलों की संख्या 1। तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, N1 का मान 2, F1 का मान 3, फिर प्लस N2 का मान 1, F2 का मान 5, और N1 + N2 जो कि 2 + 1 ये हो जाएगा, तो 6 + 5 11/3। फिर देखिए मिश्रण के लिए गामा बराबर 1 + 2/f, तो f की वैल्यू 11/3, तो यहां से एलसीएम लेंगे हम, तो 11 11 प्लस में 6 17/11 आ जाएगा, 17/11 हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन के ऊपर कि किसी गैस के लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है R/CV बराबर
0.67, तो इस गैस का अणु किस प्रकार का होगा, अणु हमें पूछा है। तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट करके यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, CV बराबर R बट्टे में 0.67, और देखो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, तो ये देखिए भाग इसमें 33 का भाग 3 बार में, इसमें 2 बार में, तो ये 3/2R आ जाएगा, 3/2R। और यदि किसी गैस के लिए CV का मान 3/2R आ रहा है, इसका मतलब वो गैस कौन सी है, एक परमाणु गैस है। कैसी गैस है, एक परमाणु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv से निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो C और इसके साथ में क्या है, गामा बराबर तो होता है Cp/Cv, R गैस नियतांक है, तो Cv की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखिए Cv का मान, इनमें से Cv का फॉर्मूला पूछा है एक तरीके से, तो मैंने आपको यहां पर Cv और Cp दोनों के फॉर्मूले बताए हैं। देखो Cv का फॉर्मूला है हमारे पास में R बट्टे में गामा-1, Cp का फॉर्मूला है गामा R बट्टे में गामा-1। देखो कैसे आया ये Cv का फॉर्मूला, ये भी देख लीजिए, क्योंकि Cp बराबर क्या होता है, सॉरी ये है मेयर रिलेशन, Cp माने Cv बराबर R, तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, Cv बराबर Cp माइनस R, और Cp को हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से देखिए रुदोस में निष्पत्ति वाले फॉर्मूले से, तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, Cp की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में गामा Cv माइनस R आ जाएगा, और यहां से हम Cv इन दोनों में से कॉमन लेकर हमारे पास में ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक परमाणु गैस के, हम ये जानते हैं कि एक परमाणु गैस के लिए गामा की जो वैल्यू है वो 5/3 होती है, एक मोल को द्विपरमाणु गैस जिसके लिए गामा का मान 7/5 होता है कि एक मोल में मिलाया जाता है, तो मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा। दोनों ही गैसों के लिए गामा की जो वैल्यू है वो 1-1 दे रखी है। अब देखिए गामा मिक्सर होता क्या है। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं गामा मिक्सर की, ये देखिए कि हमने आपको एक फॉर्मूला यहां पर बताया है, गामा मिक्सर बराबर Cp मिक्सर अपॉन Cv मिक्सर। क्लियर। Cp मिक्सर को आप क्या लिख सकते हैं, μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन में μ1 प्लस μ2। इसी प्रकार से Cv मिक्सर को μ1 C, चलिए मैं यहां पर एक नए पेज पर आपको इसको क्लियर करता हूं। यहां पर हम एक पेज पर देखिए हमारे पास में है गामा मिक्सर को हम लिख सकते हैं Cp मिक्सर बट्टे में Cv मिक्सर। ठीक है। अब Cp मिक्सर को हम क्या लिख सकते हैं कि μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 प्लस μ2। इसी प्रकार से Cv मिक्सर, तो μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2 अपॉन μ1 प्लस μ2। μ1 प्लस μ2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में रह गया μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2 रह जाएगा। क्लियर। फिर देखिए गामा मिक्सर बराबर, यहां पर μ1 तो पड़ा ही है, अब Cp का मान मैंने आपको बताया अभी गामा R बट्टे में गामा-1, और Cv का जो मान है वो होता है R बट्टे में गामा-1, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहां पर।
तो CP1 का मान कितना है, गामा R बट्टे में गामा माइनस 1, फिर प्लस में μ2 CP2। तो CP2 हमारे पास में क्या है, तो देखो ये जो गामा 1 कर देता हूं मैं यहां पर CP2, तो CP2 यहां पर गामा 2R बट्टे में गामा 2 माइनस 1 अपॉन, इसी प्रकार से हमारे पास में क्या है μ1 CV1 जो कि R बट्टे में गामा 1 माइनस 1 प्लस μ2 R बट्टे में गामा 2 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो गामा मिक्सर बराबर हमें क्या मिल रहा है, देखिए R ऊपर नीचे से कॉमन आकर कट जाएगा, इसी प्रकार से आप देखें क्या बचेगा हमारे पास μ1, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, हमारे पास में रह जाएगा μ1 गामा 1 बट्टे में गामा माइनस 1 प्लस μ2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन μ1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अब यूज में ले रहे हैं कि हमारे पास में एक परमाणु द्विपरमाणु गैसें हैं और उनमें मोलों की संख्या एक एक है। तो देखिए ले लीजिए यूज में, चलिए मैं यहाँ पर ही पुट कर देता हूँ। पहली जो गैस है उसमें मोलों की संख्या है 1, तो μ1 का मान 1 हो गया, गामा 1 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस μ2 का मान भी 1, गामा 2 का मान हो जाएगा हमारे पास में 7/5 माइनस 1, फिर बट्टा μ1 1/5 माइनस 1 प्लस 1/7/5 माइनस 1। कैलकुलेशन करनी है हमारे को, देखो आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो 5/3 बट्टे में हमारे पास में क्या रह गया, ये 5/3 माइनस 1 यहां से, तो ये आ गया 2/3, फिर प्लस में 7/5 और ये आ जाएगा 2/5, फिर बट्टा 1 में यहां से ये आ जाएगा 2/3, फिर प्लस 1/2/5। क्लियर। तो हमारे पास में यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5/2 प्लस 7/2 अपॉन ये कितना रह गया 3/2 प्लस 5/2। तो देखिए 2 LCM आकर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 7/3 प्लस 5, तो ये आ गया 12/8, ये आ गया 3/2 और 3/2 आ गया है, इसे हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो गामा मिक्सर आ गया हमारे पास में 1.5। ये क्लियर हो जाना चाहिए। 1.5 यहां पर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माओं में सही संबंध है। तो देखिए ये रिलेशन गलत है, ये वाला रिलेशन सीधा सीधा सही है, मे रिलेशन है, Cp माइनस Cv बराबर R। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी गैस की नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा है, तब स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान होगा F बराबर क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर गामा बराबर तो ये रिलेशन आपको बता दिया है, तो यहाँ से F निकाल लीजिए। तो देखिए गामा -1 बराबर 2/F रख सकते हैं, F/2 बराबर हम रख सकते हैं 1/गामा -1, तो F बराबर कितना आ जाएगा 2/गामा -1। निम्न में से सूत्र गलत है, इतने सूत्रों में से गलत सूत्र कौन सा है, Cv बराबर R/गामा-1, Cp बराबर, देखो ये रिलेशन हमने कई बार यूज में ले लिया है, ये रिलेशन भी अभी अभी हमने यूज में लिया है। Cp माइनस Cv ये भी एक सही रिलेशन है, रुदोष्म निष्पत्ति है,
ये Cp माइनस Cv बराबर 2R नहीं होता, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, गलत पूछा है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्थिर दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। एक परमाणु गैस के लिए Cp का मान कितना होगा? तो देखिए Cv का मान होता है 3/2R और Cp का मान कितना होता है 5/2R। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि NH3 की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात है वो कितना होता है? तो देखिए NH3 जो गैस है इसके लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 6 और Cp/Cv क्या होता है? गामा, जो कि 1+2/F होता है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को 1.33 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखें, समझें और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।